बचपाटी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन हम सीखेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे उसकी जो हमने लाइव बैच में करा है। तो भाई वीडियो चलने से पहले एक काम कर दो, वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस लगा दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो चलते हैं, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो क्या है कि अकाउंटेंसी है क्या भाई, अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग सिंपल सा 5 स्टेप में डिवाइडेड है। 5 स्टेप मैंने तुम्हें कहा था कि कैसे याद करने, पहले स्टेप्स की बात कर लेंगे, फिर मैं तरीका बताऊंगा इसको याद कैसे रखना है। तो हम कैसे करते हैं 5 स्टेप, क्या क्या। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुई है या बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुई है, उसको हम क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब आइडेंटिफाई तो कर लिया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, देन क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मेजरमेंट भी कर सकते हैं मनी में। सपोज मैंने एक मैनेजर अपॉइंट करा, तुम कहोगे सर ये तो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। बिल्कुल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या मैं उस मैनेजर की अपॉइंटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता हूँ बुक्स में? मैं कहूँगा नहीं। क्यों? मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। तुम कहोगे नहीं सर, हम तो सैलरी देंगे उसको। अरे सैलरी जब दोगे तब रिकॉर्ड करोगे ना। आज तो मैंने अपॉइंटमेंट करा, आज मैंने उसको सैलरी थोड़ी दी है, तो मैं उसको अकाउंट्स में कैसे लिखूँ? नहीं लिख सकते। तो इसीलिए पहला स्टेप जो है आइडेंटिफाई करना हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, दूसरा उसको मेजर कर पाना। दूसरा स्टेप हो गया मेजरमेंट। देन अब मेजर कर लिया आपने, आइडेंटिफाई भी कर लिया, अब क्या करोगे? उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कर दिया, देन क्या करोगे? क्लासीफाई इनटू लेजर्स, रिकॉर्ड इनटू जर्नल्स। अब क्लासीफाई कर दिया, उसके बाद क्या करोगे? क्लासीफाई करने के बाद हम बनाएंगे सर उनको समराइजिंग के अंदर हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और पीएनएल बनाएंगे। मैंने तुम्हें बताया था ट्रायल बैलेंस का कोई रोल नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। वो जस्ट हमें चेक करना होता है कि क्या हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मैच भी कर रहा है, कि आगे हम बढ़ने से पहले पता चले डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच ही नहीं कर रही है, बैलेंस शीट क्या मैच करेगी। तो इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, बट वो समराइजिंग का पार्ट है। इट इज़ अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो आपने समराइजिंग कर लिया। आप समराइजिंग के बाद क्या करोगे? डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो भाई ये जब बन गए, इनको क्या करोगे आप? एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज बेसिक थिंग। क्या हर कोई कर सकता है? नहीं। ये कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, वो करेंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फॉर एग्जांपल होता क्या है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज बेसिक थिंग। मान लो तुम एक दुकान चला रहे हो, अब उस दुकान के अंदर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सब देखकर क्या एम्प्लॉय को उससे मतलब कि प्रॉफिट हुआ, मालिक को लॉस हुआ? नहीं, उसको तो अपनी सैलरी चाहिए बस। मगर क्या तुम्हें कुछ बच रहा है? वो तुम्हारा मतलब नहीं है। तो वो तुम कहाँ से देखोगे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब मैं तुम्हें बताऊँ एक चीज़, सपोज तुम्हारा एक बिजनेस है। अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तुम्हारा एक बिजनेस है, उसके अंदर ना तुमने एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, सैलरी वगैरह, ठीक है, तुम खुद की सैलरी भी लेते हो। तुमने उधर सैलरी लिया है, कोई सपोज आपका टर्नओवर था 10 करोड़ का, आपने कोई 4 करोड़ की सैलरी डाली है अपनी। तो मुझे बताओ, क्या जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है नीचे, क्या वो एक्यूरेट है उस बिजनेस का? अरे 4 करोड़ तो तुम सैलरी ले गए, तो वो भी तो ध्यान दो। तो वो एनालिसिस कौन करेगा? जो बंदा, उस यूज़र, जो जिसको हम कहते हैं ना यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो उस चीज़ का एनालिसिस करेगा कि भाई ये जो बंदा कह रहा है कि इसका प्रॉफिट मान लो 50 लाख है, 1 करोड़ है, क्या एक्चुअली में है? मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि 4 करोड़ की सैलरी तो तू ले गया भाई, तो एक्चुअली में प्रॉफिट इतना नहीं है, उस प्रॉफिट में उसको भी जोड़। 4 करोड़ जो तू लेके गया वो भी तो प्रॉफिट का पार्ट है, बट ले तू गया, बट एक्चुअली में बिजनेस प्रॉफिटेबल कैसे पता चलेगा? जब अभी सैलरी जो अपने आप को लेकर जा रहे हो खर्चे, वो इंक्लूड कर दो प्रॉफिट के अंदर, तब जाके पता चलेगा एक्चुअली बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ये जो डिसीजन लेंगे हम, उन डिसीजंस को हम बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये हमने एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर दिया, उसके बाद क्या भाई? बाकी लोगों को कम्युनिकेट भी तो करो। हमारे जो यूजर्स हैं, कौन यूजर्स हैं हमने पढ़े थे। अब यूजर्स पहले एक बार फटाफट कर लेते हैं गो थ्रू, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही आ गया। हमने यूजर्स पढ़े थे सर, यूज़र्स हमने पढ़े थे। सबसे पहले होता है हमारे एक इंटरनल यूज़र, एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। यहाँ पे देखो, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र कौन होता है? जैसे नाम बता रहा है, अंदर वाले लोग। एक्सटर्नल यूज़र कौन है? जो बाहर वाले लोग हैं। अब इंटरनल वाले लोग कौन होते हैं? जो होते हैं हमारे ओनर्स, जो होते हैं हमारे मैनेजमेंट। ओनर्स जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, मैनेजमेंट जो डे टू डे ऑपरेशन संभालते हैं। दोनों में डिफरेंस है। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, क्या ओनर्स और मैनेजमेंट सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जो छोटे दुकानदार होते हैं, उन्होंने एक बंदा थोड़ी रखा होता है ओनर्स मैनेजमेंट के लिए कि हम दुकान पे नहीं आएंगे भाई, तू जाके दुकान संभाल। भाई छोटे लोग जो होते हैं वो खुद जाते हैं दुकान पर। अब जो बड़े लोग हैं वो थोड़ी हर स्टोर पे जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट लेवल पे बैठे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, बट वो रोज़ रोज़ स्टोर पे नहीं जा रहे हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैनेजमेंट और ओनर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर।
ठीक है, तो दोनों को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो अंदर वाले लोग हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, इंटरनल यूजर। अब एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें, एक्सटर्नल यूजर में कौन आता है, सबसे पहले तो एक्सटर्नल यूजर मैं तुम्हें कहूँ तुम्हारे अंदर ही बैठा है, कौन, एम्प्लॉय है वो बाहर वाला बट काम अंदर कर रहा है, तो हम कहते हैं एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहला जो है हमारा एम्प्लॉय। देन उसके जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं हमारी डेफिनेशन में सेकंड चैप्टर में आएगा वो, क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको हमने बिजनेस में जब हमने गुड्स खरीदा या सर्विसेज खरीदी उनको पैसे नहीं दिए, यानी कि उनको अभी हमने पैसा देना है, उन लोगों को बोलते हैं क्रेडिटर्स। अब तुम कहोगे सर क्रेडिटर्स को पैसे हमसे हमारी फाइनेंशियल्स क्यों चाहिए, अरे भाई कल को तुम पैसे दोगे कि नहीं दोगे, तो उसको नहीं देखना कि ये पैसा देगा कि नहीं देगा, तो वो क्या चेक करेगा, फाइनेंशियल्स चेक करेगा कि क्या ये धंधा कर भी रहा है, प्रॉफिट कमा भी रहा है, कल को मैंने सामान बेचा और ये भाग गया, हाँ तो फिर पैसा डूब गया, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या क्रेडिटर्स को क्या देखना तुम्हारे फाइनेंशियल से कि क्या तुम पेमेंट कर पाओगे, अगर तुम पेमेंट कर पाओगे तो मैं और उधार पे दूं तुम्हें सामान कि नहीं, तो हम ये पढ़ते हैं अभी नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने तुम्हें एक एम्प्लॉयज़ बताया, एक तुम्हें क्रेडिटर्स बताया, सेकंड और क्या आते हैं हमारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कब आएंगे यार, सिंपल चीज़, जब उन्होंने तुम्हें लोन दिए, बैंक्स का काम क्या है, लोन देना। अब तुमने लोन लिया होगा बैंक से तो बैंक जानना नहीं चाहेगा कि तुम बिजनेस चला भी रहे हो कि नहीं चला रहे हो, कल को तुम डिफॉल्ट करके भाग के बैंक का पैसा खा गए, फिर आगे। अब एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है फाइनेंशियल पोटेंशियल इन्वेस्टर। हमने इन्वेस्टर की बात करी, इन्वेस्टर कौन लोग थे, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है। अब मैं कहूँ मैं सोच रहा हूँ इस बिजनेस में पैसा लगाऊं, तो मैं कौन हूँ, पोटेंशियल इन्वेस्टर। अब जैसे मेरे जैसे तुम लोग, हमें लगता है यार रिलायंस का शेयर ले लेते हैं, रिलायंस का शेयर 2000 का है, ठीक है, तो है तो इतना महंगा, हम ले कैसे, तो अब मोटा भाई ने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमारे मुकेश भाई ने, तो वो जो है वो इन्वेस्टर है। हम क्या होंगे, हम पोटेंशियल इन्वेस्टर जो अभी सोच रहे हैं, अब करना भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर है। अच्छा, उसके बाद बढ़ते हैं गवर्नमेंट। अब सरकार तो आएगी, जहाँ जहाँ पैसा कमाओगे सरकार आएगी। अब सरकार क्या चाहती है तुमसे, मुझे बताओ। सरकार सिंपल चाहती है भाई हमारा टैक्स आना चाहिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्सेस। अच्छा, सिर्फ टैक्स चाहिए नहीं, मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। तुमने कभी बचपन में, सुपर बचपन में सुना होगा जीडीपी कर। अब जीडीपी क्या है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर ये तो हमें पता था, हाँ मुझे भी पता है कि तुम्हें पता है, इसके आगे का तुम्हें कुछ नहीं पता। सुनो, जीडीपी होता क्या है एक्चुअली में, जो हमारी नेशनल, हमारे इंडिया की जो इनकम होती है ना, उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब से तो पता चल रहा है कि सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि गुड्स, और ग्रॉस का मतलब टोटल गुड्स, ये तो टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ये तो कहीं इनकम की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, जब तुम अगले साल जाओगे तुम्हारे इकोनॉमिक्स में 12th की क्लास में एक टॉपिक आएगा सबसे पहला, नेशनल इनकम, और उसमें तुम पढ़ोगे कि हमारे नेशनल इनकम 3 तरीकों से काउंट होती है। और 3 तरीकों में सबसे पहला तरीका होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडिड मेथड। दूसरा होता है हमारा इनकम मेथड, जिसमें हम इनकम का टोटल करते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर हम खर्चों का टोटल करते हैं। अब जो कोई इनकम कमाएगा उसको पैसा कहाँ से आएगा, जो खर्चा करेगा, तो दैट मीन्स इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तुम कहोगे सर क्या उसमें नेशनल इनकम जो हम काउंट करते हैं सारे मेथड से सेम आती है, ऑब्वियसली। अगर मैं जीडीपी निकाल रहा हूँ 3 मेथड से अलग अलग आ रही है, मैं तेरे को तीनों मेथड की जीडीपी दे दूँ, तुम कहोगे सर जीडीपी कौन सी सही है, यहाँ वैल्यू एडिड अलग कह रहा है, ये एक्सपेंडिचर अलग कह रहा है, ये इनकम मेथड अलग कह रहा है, ऐसा तो चलेगा नहीं, तो मुझे एक जीडीपी चाहिए। तो उसके लिए हम तीनों मेथड यूज करते हैं और तीनों मेथड से सेम आंसर आता है। दैट मीन्स हमारा जो टोटल इनकम है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वही हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्शन, तो तीनों सेम है। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एट द एंड क्या है, हमारी नेशनल इनकम। तो अब नेशनल इनकम तो हमें चाहिए है ना, जब हमें कंपैरिजन करना है नेशनल लेवल पे बाकी कंट्रीज के साथ, तो हम कहेंगे ना हमने भाई इतना कमाया, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा गवर्नमेंट को हमारी इनकम। ओके, उसके बाद पब्लिक को कुछ चाहिए, पब्लिक को चाय के ऊपर गपशप मारनी है बस, और कुछ नहीं चाहिए उसको देखना है कि ये कंपनीज हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इनका, बस, और कुछ नहीं है। तुम्हें मकसद है कि कोई रिलायंस कितना बेच रहा है, कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हें देखना है बस रिलायंस क्या कर रहा है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम कहते हैं पब्लिक। रिसर्चर्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। अब आम जनता जब इन्वेस्टमेंट करने जाती है, हम तुमको क्या पता भाई क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, इन्वेंट्री क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ऐसे भारी भरकम शब्द लगा दिए हुए हैं अकाउंटेंसी में। तो ये तो चलो हम कॉमर्स बैकग्राउंड के, अगर कोई नॉन मेड बैकग्राउंड का या मेडिकल बैकग्राउंड का, उसको पता है क्या है सब। अब उसको इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी के अंदर, तो वो क्या कर नहीं सकता, इसका मतलब अरे नहीं वो कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, सही जगह ढूंढनी पड़ेगी, और वो कौन बताएगा, रिसर्चर। रिसर्च करते हैं, वो बताते हैं हमारी कंपनी अच्छी है, इनकी कंपनी को इतनी रेटिंग्स देते हैं हम, ये कंपनी अच्छी है, रिलायंस की रेटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, किसने बताया भाई, कहाँ से पता चला, रिसर्चर से, राइट। ओके, तो अब सर इसको याद कैसे करना है, इतने ज़्यादा यूजर्स हैं, ठीक है, मैं तुम्हें सिंपल बताऊँ। BGMI तो खेली होगी तुमने, PUBG जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BGMI पिरो, कौन,
मैं तुम प्लेयर हैं, प्रो प्लेयर। तो कैसे याद रखना है सर? बी फॉर हमारा, बी से आता है बैंक्स, जी से आता है हमारी गवर्नमेंट, एम से आता है हमारा मैनेजमेंट, आई से आता है हमारा इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर या फिर कह लो ओनर, ओनर की बात कर लेते हैं। पी से कहते हैं हम पोटेंशियल इन्वेस्टर, ई से हम कहते हैं एम्प्लॉयज़, आर से कहते हैं हम रिसर्चर्स, और जो पी गया ना पीछे उससे पब्लिक भी कर देना। ओ से क्या आ जाएगा? ओ से सर ओनर। तो आई भी आ गया, ओ भी आ गया, तो तुम दोनों में से जो पसंद है उसको यूज़ कर लेना। तो भाई निमोनिक बनाना था, क्यों बनाना था? पेपर में याद रखना। अब मुझे बताओ एक चीज़, पेपर में तुम ये सारे नाम याद कर कर जाओगे या बस समझ कर जाओगे? मैं तुम्हें कहूँ समझ के जाओ, और याद किनको करो? सिर्फ दो नामों को। ये देखो, ओनर एंड मैनेजमेंट। क्यों सर दो को क्यों याद करना? अब भाई एमसीक्यू आएगा, ठीक है, तो एमसीक्यू में क्या पूछेगा? कहेगा इंटरनल यूजर्स बता दो, नीचे जो ऑप्शंस होगा उसमें से इंटरनल यूजर बताओ। उसमें मैनेजमेंट होगा, तुम पढ़ के गए, उसमें ओनर होगा, तुम पढ़ के गए हो। नीचे ऑप्शन कोई और होगा, सपोज लिखा होगा सीईओ। सीईओ कौन है? मैनेजमेंट का पार्ट है। सी लेवल जितने भी एग्जीक्यूटिव्स है ना वो सारे मैनेजमेंट का पार्ट है, यानी सी लगा दो जिसके आगे सीईओ, सीएफओ, वो सारे मैनेजमेंट लेवल के पार्ट है। तो वो तो हमारे उसमें आएंगे, तो तुम देखोगे ऑल ऑफ द अबव टिक मारोगे, ठीक है। सपोज क्वेश्चन आ गया एक्सटर्नल यूजर्स बताओ, तुम्हारे ऑप्शन में क्या होगा? मैनेजमेंट, ओनर, ऐसे ऐसे वर्ड होंगे, और एक अलग होगा। जो अलग होगा वो क्या है? एक्सटर्नल यूजर। तो बस सिंपल सा स्मार्ट वर्क करना, दो पढ़ के जाओ, बार बार इस्तेमाल करो, ठीक है। कैसे करना? ओनर्स और मैनेजमेंट, मगर समझना सारा है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। ओनर, ओनर को क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए? सिंपल चीज़ है भाई, हमारा धंधा कितना प्रॉफिट कमा रहा है, टू नो हाउ मच प्रॉफिट अर्नड या फिर लॉस इनकर्ड। उसके बाद क्या वो डिसीजन लेगा कि क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? फर्दर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? अरे बिजनेस एक्सपैंड करना है, ठीक है। अगर कोई धंधा नहीं चल रहा, किसी जगह पे नहीं चल रहा, मान लो हमारे यहाँ पे एक जगह है वहाँ पे नहीं चल रहा बिजनेस, तो क्या करोगे? बंद करोगे। तो उसको क्या कहते हैं? विड्रॉल। ओके, आगे क्या हमारा पैसा सेफ है? मैं तुम क्या चाहते हैं यार, किस पैसे, किस फॉर्म में पैसा लगाएं जो सेफ है? आज के ज़माने में तुम्हें बोलूँ वोडाफोन आइडिया में ले लो शेयर्स, हाँ आंख बंद करके ले लो, तुम ले लोगे? ओके सर उसकी तो सिम भी नहीं यूज़ करते हम, हाँ हमें पता भी नहीं है वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, लॉस में है वो, तो तुम नहीं लोगे। तो वो क्या सेफ्टी ऑफ मनी नहीं है, ठीक है। ये सारी काल्पनिक है, सही में जाके नहीं सोच लेना कि नहीं लेना ही नहीं है वोडाफोन। मैंने नहीं, मेरा सजेशन नहीं लेना भाई, अपना देखो। कल को मेरे को नोटिस आ जाएगा तुमने बोला था नहीं लेना। कहता है मैनेजमेंट कौन? मैनेजमेंट वो पर्सन है जो डे टू डे ऑपरेशन कर रहा है, डे टू डे ऑपरेशन कर रहा है। फिर फॉर डिसीजंस रिगार्डिंग, अब किसके चीज़ के डिसीजन लेगा भाई? वो बिजनेस सेल परचेज तो लेगा नहीं, क्या करेगा? गुड्स कितने का बेचे, कितने का खरीदे, तो इसके रिगार्डिंग। उसके बाद परफॉर्मेंसेस कंपेयर करेगा कि पिछले साल कितनी सेल करी थी, इस साल कितनी सेल करी, किसी और कंपनी ने कितनी सेल करी, वो भी तो करेगा, मैनेजमेंट का पार्ट है वो। अच्छा, कोई बिजनेस का एक्सपेंशन करना, रिडक्शन करना, वो भी तो ये करेगा ना, मतलब इन्वेस्टर भी करता है, ये भी करता है, ठीक है ना। ओके, एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए यार? उनको सैलरी से मतलब है। अगर बिजनेस बढ़ रहा है उनको क्या चाहिए? हमारा इंक्रीमेंट लग जाए, हमारा प्रमोशन हो जाए, और कुछ नहीं, हमने मेहनत करी है, हमें उसका फल मिल जाए, तो बस उसको यही चाहिए। एक तो ये चाहिए, साथ में दूसरा उनको निकाला ना चाहे, ठीक है ना। तो एक पॉइंट है उसमें, यूजर्स में पता चल जाएगा। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो वो नहीं करेंगे ले ऑफ। अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो डेफिनेटली ले ऑफ होगा। तो भाई ये सब चाहिए। और एक चीज़ और चाहिए, हमारी फाइनेंशियल में ना कुछ गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हुए हैं कि हमें ना एम्प्लॉयर्स को ना उनकी सैलरी में से ना कुछ प्रोविडेंट फंड के लिए हिस्सा निकालना होता है, कुछ स्टेट इंश्योरेंस करानी पड़ती है। तुम्हें पता होगा कुछ एम्प्लॉयज़ में होता है केस में कि हमें ना इंश्योरेंस एम्प्लॉयर देता है, तो वो हमारी सैलरी से काटता है। अब ये बेनिफिट क्यों दिया गया? सरकार चाहती थी कि जो एम्प्लॉयर है वो ये काम एम्प्लॉय के तौर पे करे। क्यों? एम्प्लॉय यानी जो काम कर रहा है, वर्कर, उसके काम पे करे। क्यों? कल को यार उसके घर पे कोई इमरजेंसी बढ़ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, यार वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा, वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, उसके बाद पैसे ही नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए एम्प्लॉयर को बोला गया कि तू इनका करवा दे, इनकी सैलरी से डिडक्ट कर दे, इनको पता ही नहीं चले, इनकी जेब में ही कट करके आए, ठीक है, तो सारे बेनिफिट उनको मिल जाए। तो इसीलिए ये प्रोविज़न डाला गया। अब ये प्रोविज़न है, इसीलिए एम्प्लॉयर को करना पड़ता है। तो अब इन सब की लाइबिलिटीज पे हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी तो चेक करेगा ना एम्प्लॉय। जिसके भाई जेब से पैसा कटा है, उसकी जेब से काट के तुमने लिया, अब वो सरकार तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो कौन चेक करेगा? एम्प्लॉय चेक करेगा, वो एम्प्लॉयर थोड़ी चेक करेगा। एम्प्लॉयर कहेगा कि मैंने ले लिया पैसा, बस मैं खा लूँ और चले जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। वो चेक करेगा एम्प्लॉय पे भी करा है कि नहीं करा है, राइट। तो मतलब बोनस से रिलेटेड है, इंक्रीमेंट से रिलेटेड है, ले ऑफ भी डाल सकते हो पॉइंट। कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज वही आ गया जो प्रोविडेंट फंड और स्टेट इंश्योरेंस का मैंने ईएसआई की बात करी। ओके, पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या देखेंगे भाई? इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सेफ होगी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कर लिया डिस्कशन। बैंक क्या करेगा भाई? बैंक सिंपल सी चीज़ कहता है कि भाई वेदर टू लैंड मनी,
क्या इसको मैं पैसा दूं? दूसरा, क्या बिजनेस रीपे कर पाएगा लोन? मैं अगर लोन दूंगा तो मैंने परपेचुटी तो थोड़ी दी है। परपेचुटी मतलब मैंने चलते रहने के लिए थोड़ी लोन दी है। जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक मेरा लोन चल रहा है, जब तक जान रहेगी तब तक जहाँ रहेगा। ऐसा नहीं है भाई, लोन कभी ना कभी रीपे करना पड़ेगा, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल, 25 साल, कभी तो पे होगा। तो भाई वो रीपेमेंट होगी कि नहीं होगी, वो कौन चेक करेगा? बैंक चेक करेगा। फिर अगर मैं पैसा दे भी देता हूँ तो कितना दूँ? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 50 लाख दूंगा? सर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, करोड़ों में आ रहे हैं, बस बोलने में अच्छा है। छोटे में अमाउंट इतना ही रहता है, 1000 2000, ठीक है। तो क्या करें? पहली चीज़ कि कितना करें, फिर करें कि नहीं करें, दूसरा क्या रीपे कर पाएगा। बस ये याद रखना, ये जस्ट इसके लिए कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए और तुम लिख पाओ, ठीक है ना। मैं समझा दूं, उसके बाद तुम लिख ना पाओ, फिर फ़ायदा क्या? रिवीजन है ना, साथ में थोड़ा शॉर्ट भी रखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट बॉडीज़ और अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट बॉडी और अथॉरिटीज़ को चाहिए यार तुम टैक्स पे करो, और मैंने तुम्हें पहले बताया नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो टोटल इनकम एंड टैक्सेस करेक्ट हो। पब्लिक भाई गपशप माननी है उसको, ठीक है। अरे ये क्या लिखे? कुछ नहीं, बस गपशप, ठीक है। उनको देखना है कि कंपनी हमारे लिए क्या कर रही है, कुछ कर भी रही है कि नहीं कर रही है, कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिसर्चर्स या ऑर्गेनाइजेशन बताती हैं कि क्या हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब रिसर्चर्स सिर्फ इससे सीमित नहीं है, रिसर्चर्स कुछ एक्स्ट्रा भी होती हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्या होती है कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड्स हैं। मान लो SLM मेथड है, WDV मेथड है, हमारा ट्रायल बैलेंस ऐसे बनता है। कुछ जाके बच्चे पूछते भी है, सर हम इसको डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट क्यों करते हैं। वो भाई इन रिसर्चर्स ने बोला है, ठीक है। उन्होंने स्टैंडर्ड्स निकाले जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS। तो ये सब जो स्टैंडर्ड्स है वो कहीं पे ग्लोबलाइज लेवल पे किसी ने डेवलप करे हैं, और वो रिसर्चर्स ने प्रिस्क्राइब करें कि यार इस बिजनेस में ना ये अच्छी पिक्चर देते हैं, ये पिक्चर ट्रू है, तो इसको इन्वॉल्व करो, डेप्रिसिएशन को ऐसे लगाओ। तो वो जो मेथड्स है ना वो यहाँ पे आएंगे। और डेप्रिसिएशन में इवन चेंज भी आया है स्टैंडर्ड के अंदर। मैं तुम्हें बताऊंगा पुराने समय में क्या होता था डेप्रिसिएशन में, आज क्या होता है। तो हाँ, तुम्हें उससे पता चलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली रिसर्चर्स ने कैसे हेल्प करा। ओके, उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे पहले टॉपिक की, हम चले गए आगे भावनाओं में बहते बहते। कोई बात नहीं, हम वापस आके घर को लौटा बुद्धू। कहता है अकाउंटिंग सिस्टम मैंने तुम्हें बताया, आइडेंटिफाई करो, देन मेजरिंग करो, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, देन समराइजिंग किसको करोगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद क्या करोगे? एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट किसको करेंगे? अभी पढ़ा भाई, यूजर्स, ठीक है। अगर तुम्हें लगे थोड़ा सा फास्ट हो रहा है या तुमने 2x पे लगाया है तो वापिस से देख लो। आगे चलते हैं। अच्छा, अभी इसको याद कैसे करना है? टाइम टेबल बनाते हो ना, जब कभी कोई पिकनिक शिकनिक जाते हो, हाँ, कोई 15-20 लोग लेकर जा रहे होते हो पिकनिक, तो टाइम टेबल बनता है। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हो भाई, क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। अब तुम्हारे पास टाइम कितना है, मेजरमेंट करते हो भाई, टाइम कितना है हमारे पास। अच्छा, अब उनको हमने ना सब चीज़ों को लिख लिया है एक जगह पे। अब लिखते वक्त एक बारी में तो सही लिखते नहीं, हम 5-6 पेज भर देते हैं, लिख दिया। उसके बाद क्या करते थे? सबको क्लासीफाई करते थे। भाई फूफा जी ने बोला यहाँ जाना है, मास्टर जी ने बोला यहाँ जाना है, तो यहाँ जाना है, ठीक है ना, इनकी बात नहीं टालनी भाई, करना ही करना है। तो क्या किया हमने? क्लासीफाई किया सबकी नीड्स के हिसाब से। अच्छा, अब क्लासीफाई कर दिया, अब क्या इतना कचरा 5-6 पेज लेके चल जाऊँ, दिखा दूँ सबको कि भाई ये डिसाइड हुआ, ऐसा ऐसा करना है? अरे नहीं, कोई कहेगा ये क्या पागल वैसा बनाया, हम नहीं देखेंगे, जा तू जो करना कर। समराइज़ करोगे एक पेज पर, तुम्हें समराइज़ करके देंगे ना, समराइज़ किया। अब समराइज़ करके सारे अपनी अपनी चीज़ें एनालाइज करेंगे। ओ मास्टर जी ने कहा था यहाँ जाना, वहाँ जाना है, ठीक है, वो ऐड किया हुआ है हमने। बच्चों ने कहा था कि गेम्स वाली जोन होनी चाहिए बीच में, वो गेम्स वाली जोन डाल ली है, ठीक है। ये क्या? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये जो तुमने एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया, क्या अपने तक रखोगे? दोस्तों को नहीं बताओगे? दोस्तों मतलब जो जा रहे हैं भाई, उन लोगों को तो बताओगे ना, सुबह 6 बजे पहुंचना भाई, ये सब शेड्यूल है। तो ये सब क्या करोगे? कम्युनिकेट, यानी यहाँ से याद रखोगे आइडेंटिफाई, देन अपना मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, देन कम्युनिकेशन। बहुत अच्छे। अच्छा, ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। अकाउंटिंग प्रोसेस यही है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ट्रांजैक्शन, देन मेजर करो। अब क्वेश्चन इज स्टेट वेदर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब गुड की सप्लाई करने के लिए मेरे को ऑर्डर आया कि भाई ये सामान भेज दे। रिसीव्ड फ्रॉम अ फोन, रिकॉर्ड कर दूँ बुक में। क्या उसने मेरे को ये बताया कितने का? उसने बस ऑर्डर दिया, तो क्या मैं रिकॉर्ड कर दूं? अरे नहीं यार, कैसे रिकॉर्ड करोगे? जब सामान जाएगा तब रिकॉर्ड करो ना, पैसा पता चलेगा कितना आएगा, राइट। अच्छा, मैंने अपॉइंट करा न्यू मैनेजर डायरेक्टर, न्यू मैनेजमेंट अपॉइंट किया, अपॉइंटमेंट आएगा? अभी पहले बता दिया ना भाई कि नहीं आएगा। क्यों? पैसे में मेजर ही नहीं कर सकते, सिंपल। अच्छा, रिकॉर्ड करेंगे किस में करेंगे? मैंने तुम्हें बताया जर्नल एंट्रीज।
क्लासीफाई करेंगे किस में करेंगे, लेजर अकाउंट्स। अब क्लासीफाई करने के बाद क्या करेंगे, समराइजिंग में 3 चीज़ें बताई, क्या ट्रायल बैलेंस बनेगा, पहले चेक करेंगे डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, फिर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस साथ में बनते हैं, अलग अलग नहीं बनाते। तो ये दोनों को हम इकट्ठे मिलाकर क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आगे चैप्टर में आएगा। ओके, तो बैलेंस शीट को हम कई बार कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन और पीएनएल को कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैंने तुम्हें ये बताया था कि तुमने 10th में कितने मार्क्स लाए, दैट इज़ योर मार्कशीट। मार्कशीट में पता चलता है ना भाई कि इतने नंबर आए, A1 आया, B1 आया, C1 आया, पास हो गए, सब कुछ हो गया, 80% आया, 90% आया, ये सब पता चलता है ना। कैसे पता चलता है, मार्कशीट से। मार्कशीट इज़ योर परफॉर्मेंस। बट आज तुम कहाँ खड़े हो, यानी कि आप 11th स्टैंडर्ड में खड़े हो, दिस इज़ योर पोजीशन, कि आज तुम कहाँ खड़े हो, इसको कहते हैं हम फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि आप कहाँ खड़े हो आज, उस स्टैंडर्ड को हम बोलेंगे बैलेंस शीट। तुम क्या कर आए हो, वो जो पर्चा मिला तुम्हें जिसमें मार्क्स लिखे हो तो तुम्हारे, वो क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस। यानी बिजनेस के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती है, एक बताती है कि तुमने क्या प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और तुम आज कहाँ खड़े हो वो बताता है बैलेंस शीट। समझ आया, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओके, जिसको नहीं आया पीछे जाके देख लो, 2x पे देख रहे हो तुम, मुझे पता है तुम्हारा, सब जानता हूँ मैं, ठीक है। ओह जागो जागो, सोना नहीं है। अच्छा, एनालिसिस कैसे करेंगे, एनालिसिस में कुछ नहीं होता, मीनिंगफुल डिसीजन निकालते, जैसे मैंने तुम्हें बताया, डिसीजन लिया, बिजनेस को एक्सपैंड करना है नहीं करना है, बिजनेस खत्म करना है, नया कोई लाइन ऑफ बिजनेस डालना है, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, दैट इज़ योर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद क्या करोगे, कम्युनिकेशन। सिंपल, जिन यूजर्स को चाहिए उनको क्या कर दो, कम्युनिकेट कर दो अपनी इन्फॉर्मेशन। ओके, अकाउंटिंग अब साइंस और आर्ट है, ठीक है। कोई पूछे अकाउंटिंग क्या, भाई बोला साइंस और आर्ट है, दोनों है। क्यों है साइंस, क्यों है, क्योंकि इसमें ना सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक पेज के ऊपर कुछ लिख दिया, ये मेरी सेल्स है, मान लो दिस अमाउंट 4,000 ऐसे डालते सर, 4,000 ऐसे सेल्स है, ठीक है। तो तुम कहोगे सर ये 4,000 आपने लिखा है, इसका क्या मतलब है, कोई सेंस ही नहीं भाई, कोई सिस्टम थोड़ी है, कोई नहीं। तो अकाउंटिंग कहता है कि हम सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। मैंने कहा सेल्स ऐसे रिकॉर्ड होगा तो ऐसे ही होगा, मैंने कहा डेप्रिसिएशन ऐसे लगेगी तो ऐसे ही लगेगी, एक्सपेंस ऐसा होगा तो ऐसे ही रिकॉर्ड होगा, हम उसको कुछ और चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब उसमें से कोई डिसीजन निकालना, उसको देखकर कोई ऐसी बेनिफिशियल कोई चीज़ निकालना, उसको हम कहते हैं आर्ट। किसी को चेक कर हम कलाकारी देख कर कहते हैं ना यार ये बढ़िया चीज़ है, हमें समझ आ गई पूरी, वो क्या है, आर्ट। अब मैंने फाइनेंशियल्स देखा और मैंने वहाँ से निकाला कि यार ये बिजनेस ना आगे जाके बढ़ेगा, मुझे ना एक्सपैंड करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये डिसीजन को क्या कहेंगे हम, जजमेंट, जो तुमने लगाया है, ये दिस इज आर्ट। यानी कि फाइनेंशियल अपना जो अकाउंटिंग है दैट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। क्यों, क्योंकि इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक प्रोसीजर, इट इन्वॉल्व स्किल एंड जजमेंट। ओके, अब ये कुछ 4-5 टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस के अंदर। ओह 5 टॉपिक पढ़ोगे, 5 तरीकों से 5 चीज़ें अलग अलग वे में लिखी है, ठीक है। 5 चीज़ें 5 तरीकों से ऐसे लिखी है कि जैसे सेम ही है सारी चीज़ें बट अलग अलग तरीकों से लिखी है। उसका मन कर रहा है कि घुमाना है बच्चों को ऐसे गोल 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 गोल, वो घुमा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे नहीं घूमना। हमारे पेपर के अंदर सिंपल सा चीज़ है, 6 नंबर का हाईएस्ट क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का प्रैक्टिकल आता है। अगर आ भी गया, इन केस डाल दिया, टीचर बड़ा क्रूज है उसने डाल दिया, तो भाई हम लिखने लायक 6 नंबर के लिए पॉइंट चाहिए ना तुम्हें। मैं तुम्हें कहता हूँ सारे पॉइंट सेम है, बस 6 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना वो याद कर लो, क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी आ जाए लिख देना, आंखें बंद करके लिख देना। मैं याद करने की टेक्निक भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, हमारा अकाउंटेंसी का रोल क्या है भाई, एट द एंड अकाउंटेंसी कर ही क्यों रहे हम, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। यानी कि सबसे पहले डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। दूसरा, प्रिपेयर बैलेंस शीट। अभी पढ़ा है फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि दिस इज फाइनेंशियल पोजीशन और दिस इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो भाई इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। अंदर वाला मसाला तुम रीड कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ वही है एक्चुअली में। अच्छा, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रख ही इसलिए रहे हैं, अकाउंटिंग कर ही इसलिए रहे ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। कल को कोई पूछ ले भाई तेरी सेल कितनी थी, हम बता पाए हमने रिकॉर्ड मेंटेन करा है, सब कुछ यहाँ नहीं स्टोर किया है, क्योंकि यहाँ तो हमें बर्थडे ही नहीं याद रहती, किसका बर्थडे कब क्या है। तो ये तो याद पक्का ही रहेगा कि किसको कितना सामान बेचा, किससे कितना पैसा लेना हो। भाई शामू से लेना 5,000 रुपया, कल तक भूल जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो लेने वाला याद रहता है, देने वाला भूल जाता है। तो ऐसा समझ लो किसी का देना वो भूल गए हम, ठीक है। अच्छा, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। अब ये क्या, सरकार वाला भाई लीगल रिक्वायरमेंट्स, उसको मीट करने के लिए हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब कल को सरकार बोले टैक्स, हमने कहा जी भर तो दिया, उसने कहा डॉक्यूमेंट तो ला, किसके बेसिस पर भरा, मैं भी तो चेक करूँ सही भरा नहीं भरा। दिस इज द अकाउंटिंग, इसलिए कर रहे हैं। ओके, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट अपने डिसीजंस निकालने के लिए तो अकाउंटिंग कर रहा है। कल को वो डिसीजन लेना चाहता है कि इन्वेस्ट करना है नहीं कर रहा है,
इस बिज़नेस के अंदर रहना है, नहीं ये नहीं रहना, तो वो कहाँ से पता चलेगा? फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अच्छा, अब मेरे बिज़नेस में ना 10 कंप्यूटर्स हैं, राइट। कल को एक चोरी हो जाए, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा हुआ, तो क्या मुझे पता चलेगा एक चोरी हो गया? मैं नहीं जाता यार उस जगह पे ना जहाँ पे बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं महीने में 1 बार जाता हूँ, साल में 5 बार 6 बार चल जाता हूँ, तो मुझे पता चलेगा वहाँ से एक चोरी हो गया, एक बंदे ने उठा के अपने घर पे लगा लिया, ये पता चलेगा। क्यों? रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन है। अगर मैंने मेंटेन करा होगा, मेरे को हर साल पता होगा मेरे पास कितने सिस्टम है, कल को एक भी पीस गायब होता है मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि यार ये पीस गायब है, राइट। क्यों? अकाउंटिंग ज़रूरी है, ये समझ आया, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। अब सर इसको याद कैसे करना? 5-6 पॉइंट बता दिया आपने। मैंने कहा PM FB पर, FB यानी फेसबुक पर है, तो कैसे याद रखोगे सर? P फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। M फॉर मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, असिस्टिंग मैनेजमेंट, 3 पॉइंट निकल गए। अच्छा, F सर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, ये तो सर आपने 2 पॉइंट रिपीट कर दिए, मैं भी देख लेता हूँ यार एक बारी। हाँ, M फॉर मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, M फॉर मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट एंड मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। F फॉर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। B फॉर बैलेंस शीट बनाना, और लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। तो भाई ऐसे याद रहेगा, मैं तुम्हें सही बोलूँ, हमें ना पेपर में पता होता है क्या डालना है, क्योंकि हम फारसी तो बड़ी अच्छी मान लेते हैं, फेंक देते हैं, कितना फेंकना होता है सब फेंक देते हैं। पॉइंट पता कहाँ होता है कि सर पहली लाइन बता देना कोई हमें, तो हम सब कर लेंगे। पहली लाइन बता दोगे, आगे का मसाला हम डाल देंगे। तो भाई मैं वही पहला पॉइंट जो डालना है ना, मैं उसकी वो याद करवा रहा हूँ कि तुम्हें भूल ना जाए। पेपर में 70% कंटेंट याद कर लो और लिख दो, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें याद करवा दिया भाई। P फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे साथ साथ बोलना है, ऐसे बैठे नहीं रहना, मुंह बन गया, ठीक है ना, ऐसे देखते रहना सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे बोलना है, बोलो। P फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, M फॉर मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, M फॉर मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, F फॉर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, B फॉर बिजनेस प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, और B फॉर एक और चीज़ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे, घर पे फिर से पढ़ना है, ठीक है। आगे जाते हैं। लिमिटेशंस, मैंने तुम्हें कहा लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिमिटेशंस कैसे याद रखना है सर? लाइफ का फंडा प्राइस एंड क्वालिटी, लाइफ का फंडा यही है भाई, प्राइस अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्राइस ज़्यादा है, क्वालिटी कम है, हम नहीं लेंगे, और क्वालिटी ज़्यादा ही है, हमें इतनी नहीं चाहिए थी, और प्राइस उससे भी ज़्यादा है तो हम तो लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो प्राइस एंड क्वालिटी इज़ द लाइफ द फंडा। तो भाई लाइफ का फंडे का कोई फंड नहीं है, ठीक है ना, बस फंडा और प्राइस एंड क्वालिटी देखना है। अब क्या देखना है? सबसे पहले अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 31 मार्च को क्या मुझे पता है? अच्छा पहले एग्जाम्पल के दो। सबसे पहले जो तुम्हारा बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्या तुम उसी मंथ में पे करते हो या उसके अगले मंथ में बिल जनरेट होकर तुम्हारे पास आता है? या मान लो मोबाइल का एक्सपेंस है, तुम्हारा जो बिल जनरेट होता है वो नेक्स्ट मंथ होता है कि सेम मंथ में हो जाता है? जिनकी पोस्ट पेड है, प्री ऑन पोस्ट नहीं बोलना भाई, मारूंगा। तो पोस्ट पेड सिम के क्या होता है कि जब 31 बीत जाता है, वो महीना बीत जाता है, उसके नेक्स्ट 5 to 7 डेज में बिल आ जाता है, राइट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आता है। अब पोस्ट पेड बिल मोबाइल का तो लगभग सेम ही रहता है। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, क्या वो फ्लक्चुएट करता है? बिल्कुल करता है। तो क्या वो मैं 31 को पता लगा सकता हूँ कि मेरे महीने का बिल कितना है? अरे नहीं, वो तो सर 7 को पता चलेगा, अगली तारीख को। तो मैं अकाउंटिंग में क्या करूँ? अकाउंटिंग में हम करेंगे एस्टिमेशन। हम पिछले 11 महीनों का एवरेज लेकर इस महीने में डाल देंगे। हम कहेंगे सर ठीक तो है, इसके आसपास ही होगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अगले महीने में कर लेंगे, इस महीने में तो आसपास ही होगा। बिल्कुल होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। यानी कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी एस्टिमेटेड है, ठीक है। मैंने सिर्फ तुम्हें एक एग्जांपल दिया क्योंकि अभी यही सेट बैठ रहा था। मैं तुम्हें डेप्रिसिएशन बोलूँ, तुम्हें डेप्रिसिएशन पता ही नहीं, वो आगे जाकर आएगा। तो अभी डेप्रिसिएशन का एग्जांपल देके कोई फायदा तो नहीं। बुक में डेप्रिसिएशन का एग्जांपल है, मैंने भी हाँ डेप्रिसिएशन लिखा है, आगे मैंने बैड डेट का भी डाला, बट उसका फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी समझ ही नहीं आएगा ये क्या है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा इनको मत पकड़ो, जो मैंने समझाया उसको याद करो कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एस्टिमेशन यूज होती है। ओके, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन सिंपल सी बात है, शोरूम में जाओ, गाड़ी निकालो, ठीक है, गाड़ी लेकर बाहर आओ, 10 लाख की मान लो गाड़ी ली, बाहर आओ, मैं आता हूँ वहाँ पे, मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई मेरे को ये खरीदनी है, क्या तू 10 लाख बोलेगा? बोल के देख, मैं लेता हूँ, पक्का लूँगा, बताऊँगा तेरे को, मैं 8 लाख से ऊपर नहीं दूंगा उस पैसे की। क्यों? अब ये सेकेंड हैंड होगी, ये शोरूम से बाहर आ गई। बस यही कंसेप्ट यूज होता है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन में, कि जब तुमने सामान लिया, फोन ले लिया, अब वो सेकेंड हैंड हो गया, उसकी वैल्यू मार्केट में कम होगी, नई जैसी नहीं रही, ठीक है, वो अनबॉक्सिंग वाला फील नहीं है उसमें। तो भाई यही चीज़ ध्यान रखना होता है अकाउंटिंग के अंदर, कई बार इन्फॉर्मेशन अनरियलिस्टिक होती है। मैं गाड़ी लेकर आया, बिल में मैंने 10 लाख पे करा, एक्चुअल वैल्यू उसकी 8 लाख, तो मैं 8 लाख पे रिकॉर्ड करूँ क्या? मैं तो 10 लाख पे कर रहा हूँ,
तो भाई वो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, यानी एक्चुअल मार्केट वैल्यू और जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसमें डिफरेंस है। तो ये एग्जाम्पल समझ आ गया। अच्छा, नीचे आता है विंडो ड्रेसिंग। सर हम विंडो को ड्रेसिंग रोज करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है भाई, विंडो ड्रेसिंग ये वो वाली नहीं है, ये अकाउंटिंग की विंडो ड्रेसिंग है। क्या करते हैं हम ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग सिंपल है, ड्रेसिंग मतलब ऐसे सुंदर सुंदर बनाना। तो अकाउंटिंग में सुंदर क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऐसे प्यारा प्यारे चित्रकारी वाला सुंदर नहीं बनाते हम उसको। हमारी सेल हुई 100 रुपये की, हमने वहाँ रिकॉर्ड करा 200 का, ये चित्रकारी है, ये हमारी विंडो ड्रेसिंग है। समझ आई चीज़? मैंने सेल करी 1000 की, मैंने दिखाया 2000 की। तुम कहोगे सर ये तो टैक्स ज़्यादा बढ़ रहा है। अरे टैक्स छोड़ो, मैनेजमेंट का बोनस सेल और प्रॉफिट के ऊपर होता है। तो मैनेजमेंट अपना क्या कर रहा है? प्रॉफिट बढ़ा रहा है, ये समझो। ठीक है, हाँ टैक्स के लिए भी करता है। अब कई बार लोग प्रॉफिट बढ़ाते हैं, कई बार कम करते हैं, सबकी अपनी अपनी नीड है, जैसे मर्जी कर लो विंडो ड्रेसिंग। प्रॉफिट कम करना भी विंडो ड्रेसिंग है, बढ़ाना भी विंडो ड्रेसिंग। अब ध्यान से समझना, विंडो ड्रेसिंग में वर्ड यूज होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? सर कुछ फैक्ट ना कंसील करना। अब कंसील का मतलब क्या होता है? मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने दिखाया नहीं, इसको बोलेंगे कंसील। मैंने 100 करोड़ का लोन लिया, बैलेंस शीट में दिखाया मैंने 50 करोड़ का, मतलब फाइनेंशियल्स में दिखा रहा हूँ मैं 50 करोड़ का। क्या कंसील हुआ? ये छुपाया क्या? नहीं सर, तुमने तो 100 करोड़ का लिया, 50 करोड़ का दिखाया है। मैंने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है मगर थोड़ी कम दी है या गलत दी है, इसको कहेंगे कंसील। नहीं बोलेंगे इसको कंसील का मतलब छुपाना। मैंने छुपाया थोड़ी, मैंने तो बताया है बट गलत बताया, इसको बोलेंगे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि मैनिपुलेशन में 2 चीज़ें आती हैं, मिसलीडिंग एंड कंसील। देन अगला आ गया अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अब प्राइस लेवल चेंजेस क्या होता है? प्राइस लेवल चेंजेस बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं ना, तब प्राइस कुछ और होता है और एक्चुअल में मार्केट में वो प्राइस अलग होता है। जैसे मैंने ऊपर वाला एग्जांपल दिया, सेम ऐसे ही मान लो, सेम तुम ज्वेलर हो, ठीक है, तुमने मार्केट से गोल्ड लिया आज 5000 का, आज उसका प्राइस हो गया मान लो 6000, तो मैं रिकॉर्ड 6000 पे करूँ कि 5000 पे करूँ? ऑब्वियसली बात है 5000। अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। हाँ कुछ एक्सटेंट में 4-5 साल के बाद हम चेंज करते हैं वैल्यू को, बट वो तुम्हें अभी नहीं समझना। तुम्हें ये समझना है कि अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट काम आती है, आज की प्रेजेंट कॉस्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज क्या मिल रहा है हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलना होता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव। भाई हमारा मैनेजमेंट अब बहुत बढ़िया है, कहीं लिखा अकाउंटिंग में? बताओ कहाँ लिखा, मुझे बताओ। पहले ही बताया ना मैंने, मैनेजर अपॉइंट किया, हम नहीं लिखते। मेरी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है मैं रिकॉर्ड करता ही नहीं। कहीं पे पढ़ा आज तक तुमने रिलायंस की मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है? नहीं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ी लिखा होता है कि रिलायंस की मैनेजमेंट कैसी है, वहाँ तो पैसों की बात होती है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ सॉरी कि भाई पैसों की बात हो रही है, वहाँ पे थोड़ी बता रहे हैं कि भाई रिलायंस की मैनेजमेंट कैसी है या अदानी की मैनेजमेंट कैसी है। अरे नहीं, वहाँ नहीं बात करते हम। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो अब इसमें तुम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते वो इग्नोर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, वर्क इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, साफ सुथरा। सर एम्प्लॉय आता है, बड़ा प्यार प्यार से एम्प्लॉय से बात करता है कि आज ना टारगेट कंप्लीट करना है, ऐसे चीन चीन के चिल्ला के नहीं बोलता टारगेट कंप्लीट होना चाहिए नहीं तो निकाल दूंगा, ठीक है ना, ऐसा वर्क इन्वायरमेंट अच्छा है। तो ये सब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता। अब सर इसको याद कैसे रखना? सर बताया तो, लाइफ का फंडा प्राइस एंड क्वालिटी। तो फंडा का एफ क्या है? फुल्ली एग्जैक्ट, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, एफ हो गया। यूएन का मतलब अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। डी का मतलब ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग। अगला प्राइस एंड क्वालिटी, यानी अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, एंड क्वालिटी अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। आगे ब्रांचेस। अब ब्रांचेस हमारी 3 हैं, कौन कौन सी? सबसे पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी डेफिनेशन उतारो ऊपर से कॉपी पेस्ट मार दो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग के सर जब हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर हम कॉस्ट कंट्रोल लगा रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन लगा रहे हैं, हम उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब तुम बोलोगे सर एक ही चीज़ बार बार बोल दिया आपने, कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल। मैं कहूँगा नहीं, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में फ़र्क होता है। कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन में क्या फ़र्क होता है? कॉस्ट रिडक्शन यानी कम करना, कॉस्ट कंट्रोल यानी उसको कम करने का तरीका लगाना। अब ध्यान से समझना, कॉस्ट कंट्रोल क्या है? घर पे तुम लाइट वगैरह ऑन करके बाहर आ जाओ तो पापा बोलते हैं ना लाइट बंद करके आओ, भाई मम्मी बोलती है लाइट बंद करके आओ, ये नहीं चालू रखने हैं, ठीक है, एसी उसी बंद करके आओ। इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, रिडक्शन नहीं, कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये रोज करना पड़ेगा, ये होता है कॉस्ट कंट्रोल। अब रिडक्शन क्या होता है? तुमने घर पे एसी लगाया, इन्वर्टर एसी 5 स्टार, वो इलेक्ट्रिसिटी चूसता ही कम है, इसको बोलेंगे कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि परमानेंटली रिडक्शन हो गई। अब हर बार नहीं लगाना उसको, ये आपने रिडक्शन कर दी, एक बार करी, बार बार
रिडक्शन हो गई। इस चीज़ को बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल। जब आपने बिजली बंद कर दी, दैट इज़ कॉस्ट कंट्रोल। आपने फ्रिज किया, फ्रिज बंद कर दिया सुबह, दैट इज़ कॉस्ट कंट्रोल। मैंने फ्रिज ही रिप्लेस कर दिया ऐसे वाले सिस्टम से कि अब वो बिजली कम चूसता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट रिडक्शन। जो परमानेंट है ना, दैट इज़ कॉस्ट रिडक्शन। जो टेम्परेरी है वो कॉस्ट कंट्रोल। आई समझ? कहीं काम की नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत होना चाहिए। कल को आ जाए क्वेश्चन, कहीं से मार दे टीचर भी, तो क्या करेगा बच्चा? क्योंकि बच्चे ने थोड़ी पढ़ा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ी सिंपल सी अकाउंटिंग है। पेन डेड हो गया, 2 मिनट में आया, 2 मिनट क्या 1 सेकंड में आया। हाँ जी, आ गया मैं भाई, 1 सेकंड में ही आ गया। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं हम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई ऐसा चीज़ बना रहा हूँ जो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए है, यानी कि मेरे जोन वाइज बताया कि इस एरिया में इतनी दुकानें हैं, इनकी इतनी दुकानें, मतलब हमारी कंपनी की इतनी दुकानें, उन पे इतनी सेल्स हैं, तो हर एक एरिया की वर्ल्ड वाइड मैंने बता दी। तो ये क्या मैनेजमेंट के लिए हमें थोड़ी मिल रही है, हमें तो समराइज इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिकली बनाई, उनके डिसीजन मेकिंग के हेल्प करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हम बनाते हैं मैनेजमेंट के लिए, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे कि हमारी होती है उस रिपोर्ट को बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट, जो कंपनी इशू करती है। कोई भी कंपनी की आप सर्च करो एनुअल रिपोर्ट जो लिस्टेड है, तो तुम्हें पता चलेगा उसमें कुछ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो फाइनेंस से रिलेटेड ही है, कि हमने इतने डायरेक्टर्स अपॉइंट करे, हमने फ्यूचर में 5 लाख सेल बढ़ाने का वो किया, हम इतनी एम्प्लॉयमेंट लाएंगे। भाई वो मैनेजमेंट के डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, अब रिलेशनशिप आ गया हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का। बुक कीपिंग है, मैं तुम्हें कहूँ सबसे मेन तो अकाउंटिंग है, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा। जो बुक कीपिंग है ना, वो जस्ट रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है। रिकॉर्डिंग वाले के अंदर चीज़ें आती है, लिखने का लहजा इसका ऐसा है, ये कहता है ये सिर्फ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, बट ये सिर्फ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा भी है। कहता है इट इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब जब रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग में आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग तो आ जाता है, रिकॉर्डिंग भी आ जाता है। इसके बाद तो 2 स्टेप और आते हैं, कौन से? क्लासीफाइंग और अपना समराइजिंग, यानी कि ये भी सब बुक कीपिंग का ही पार्ट है, मगर ये कहता है कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। मैं तुम्हें कहूँ डेफिनेशन में ये ऐड होता है। सिस्टमैटिक समराइजिंग तक जितने भी 5 स्टेप्स हैं ना, वो सारे आएंगे किस में आएंगे? बुक कीपिंग में आएंगे। अब इसमें 2 स्टेप और जोड़ दो, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग, तो ये बन जाएगा हमारा अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग क्या है? बुक कीपिंग प्लस एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग टू फाइनेंशियल यूजर्स। तो हम कहेंगे ये क्या बन गया? अकाउंटिंग। यानी सबसे छोटा वाला पार्ट इज बुक कीपिंग। उसके साथ साथ अगर हम 2 स्टेप्स और जोड़ दें, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग, तो हमारा क्या बन जाएगा? अकाउंटिंग। अब मैं तुम्हें बोलूँ ये सब करना कैसे है? मैंने तुम्हें बोला आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, रिकॉर्ड करो। सर करना कैसे रिकॉर्ड? वो तो सिखाओ। वो कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। यानी हम थ्योरेटिकल नॉलेज की जो अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो कौन बता रहा है? वो बता रहा है हमारा अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी कैसे करना है वो बताता है, अकाउंटिंग कैसे करना है वो कौन बता रहा है? अकाउंटेंसी बता रहा है। यानी इट इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज। ये बताएगा जर्नल के अंदर डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, लेजर अकाउंट कैसे बनाना है, टी शेप में बनाना है, इस साइड डेबिट आएगा उस साइड क्रेडिट आएगा, एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है वो कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। करनी है हमने अकाउंटिंग है, बट कैसे करनी है वो बता रहा है अकाउंटेंसी। यानी सबसे ऊपर क्या हमारा? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी नॉलेज आ गई सब चीज़ों की, वो बताएगा कैसे करनी है, क्या करनी है। अकाउंटिंग वो उसके अंदर आ गया। उसके अंदर एक और छोटा स्टेप बुक कीपिंग, जो 5 स्टेप ही कवर करता है, उसको उससे भी छोटा स्टेप कहेंगे। ये उसका डिफरेंस है। मैं तुम्हें कहूँ डिफरेंस खुद पढ़ लेना, नहीं मैं बताऊँ। सबसे पहले बुक कीपिंग में आता है प्राइमरी स्टेज। क्या मतलब? सर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। मैंने तो तुम्हें यही कहा, रिकॉर्ड करो, आइडेंटिफाई, मेजर भी करना पहले, ठीक है, फिर रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई करो, समराइज करो। ये क्या हमारा? प्राइमरी स्टेज। अब लिखने का लहजा ऐसा है कि कहता है सेकेंडरी स्टेज। मैं कहता हूँ प्राइमरी के बाद ये कहता है सेकेंडरी स्टेज, और कहता है कहाँ पे स्टार्ट होता है? जब बुक कीपिंग ऐड होता है। लहजा ऐसा है, मैं तुम्हें कहूँ जब अकाउंटिंग कर रहे हो ना, उसमें बुक कीपिंग हो रही है। अकाउंटिंग कर रहे हो तो बुक कीपिंग हो रही है साथ साथ ही। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से बुक कीपिंग भी स्टार्ट होती है, क्योंकि बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग का ही पार्ट है। एट दिन अलग क्या है? नहीं अलग। बस ये समझो कि ये लिखते वक्त ऐसा लिखता है, कहता है जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है ना वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तुम्हें भी पेपर में यही लिखना है, तुम्हें भी यही लिखना, बट अपने दिमाग में डाल देना बुक कीपिंग के अंदर पहले 5 स्टेप आते हैं, अकाउंटिंग के अंदर उसके साथ साथ 2 स्टेप आते हैं। 2 अलग से नहीं आते कि अकाउंटिंग सिर्फ ये 2 स्टेप है ना,
अकाउंटिंग 7 स्टेप है टोटल, ठीक है। यहाँ पे लिखने का तरीका ऐसा है कि स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ओके, कहता है इट डिपेंड्स ऑन करेक्टली रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि अगर रिकॉर्डिंग अच्छी होगी तो बुक कीपिंग अच्छी होगी, अब बुक कीपिंग अच्छी होगी तो अकाउंटिंग अच्छी होगी। तो कहता है इट डिपेंड्स ऑन द बुक कीपिंग, सिंपल। अच्छा, अब इसने नीचे बता दिया क्या क्या स्टेप होते हैं, जैसे मैंने बताया रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग। इसमें बता दिया कि इसमें क्या होता है, एनालाइज करो, इंटरप्रिटेशन करो, कम्युनिकेट करो, सिंपल। अब कहोगे सर अकाउंटेंसी क्या है, मैंने कहा वो क्या है कि कैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। इट इज़ द थ्योरेटिकल नॉलेज या फिर प्रिंसिपल्स की नॉलेज कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। अच्छा, इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों एक ही चीज़ की, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अरे अकाउंटिंग का पार्ट ही तो है बुक कीपिंग, तो कहता दोनों की कंप्लीट प्रोसेस है। अच्छा, इट इंक्लूड्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंट कीपिंग। पॉइंट बनाना था बना लिया, जैसे तुम बनाते हो वैसे इसने भी बना दिया। कहता है इट इन्वॉल्व्स मेथड हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड एनालाइज कैसे करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने कहा ना थ्योरेटिकल नॉलेज, अकाउंटिंग कैसे करनी है, अकाउंटिंग में तो आता है एनालिसिस, उसकी करनी कैसे है वो बता रहा है अकाउंटेंसी, सिंपल। अच्छा, लास्ट कुछ कंसेप्ट है छोटे से कंसेप्ट बचे, ज़्यादा नहीं बचे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मैं कह रहा हूँ 3 तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, रीड कर लेना ये, ठीक है, स्टॉप कर मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 3 तरह की होती है, एक होती है बैलेंस शीट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक होता है हमारा कैश फ्लो। तुम कहोगे सर हमें ये तीनों चीज़ें क्यों चाहिए। अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, हम ये 3 चीज़ें क्यों इकट्ठे बोलते हैं। मैं तुम्हें सही बोलूँ, तुम्हारी जो अभी तुम्हें सिलेबस है ना, उसमें तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 ही चीज़ बोलोगे, क्या, बैलेंस शीट और अपना प्रॉफिट एंड लॉस। बट कंपनीज के केस में ना एक चीज़ एडिशन होती है, कैश फ्लो, ठीक है, वो अगले साल पढ़ोगे तुम, इस साल तुम्हें 2 ही पढ़नी है। बट कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ ले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने तरह के, तुम कहोगे 3, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। अब तुम कहोगे सर हमें ये तीनों याद रखनी है, मैंने कहा हाँ याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या सर, आपने कोई प्रोसेस के अंदर ट्रांजेक्शन डाली तो बाद में कुछ बनकर आया बाहर, वो जो बनकर आया ना समराइज फॉर्म में, उन्हीं को बोलते हैं हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है क्या, 3 पेज है, एक बैलेंस शीट है, एक अपना प्रॉफिट एंड लॉस है, एक कैश फ्लो। अब दे क्या रहे हैं इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें सही बोलूँ, ऐसा समझना एग्जाम्पल के तौर पर, एक फॉर्म है एक्स फॉर्म, एक है वाई। एक्स ने प्रॉफिट करा पहले साल में 1000, फिर करा 2000, फिर करा 3000, ये ईयर 1 का प्रॉफिट था, ये ईयर 2 का प्रॉफिट है, ये ईयर 3 का प्रॉफिट है। वाई ने प्रॉफिट सेम ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, उसका प्रॉफिट था पहले साल में 3000, दूसरे साल में हो गया 2000, लास्ट साल में हो गया इसका 1000। मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट ऑन एवरेज हर साल किसने कितना कमाया। तुम कहोगे सर ऑन एवरेज अगर मैं देखूँ एक्स ने कमाया 2000, अगर तुम हर साल में 2-2 हज़ार डालोगे टोटल तो 6000 आएगा, ऐसे भी 6000 है। तो वाई ने टोटल एवरेज हर साल कितना कमाया, 2000। तुम कहोगे सर दोनों ने एवरेज 2000 ही कमाया, हम तो दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बट ध्यान से देखो किसकी ग्रोथ आ रही है किसकी नहीं आ रही है। भाई ये 1000 फिर 2000 ये 3000, तो ये आगे भी बढ़ने वाला है। इसकी 3000 थी, फिर 2000 होगी, फिर 1000, क्या कह सकते हो ये आगे भी गिरने वाला है। तो तुम किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, जो गिर रही है जो ऊपर जा रही है, ऑब्वियसली ऊपर जा रही है, यानी कि आप इन्वेस्ट करोगे एक्स। तो अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये बता देगा कि एक्स कंपनी कमा रही है 2000, वाई कंपनी कह रही है 2000, मैंने झूठ तो नहीं बोला, सच ही कह रहा हूँ कि वाई भी 2000 कमा रही है, एक्स भी 2000 कमा रही है। बट तुम्हारा डिसीजन किस पे मैटर करा, जब तुम्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिली, जब तुमने देखा कि यार प्रॉफिट बढ़ रहा है एक्स का, वाई का गिर रहा है। ऐसे तो हवा में कोई भी कुछ कह लेगा कि यार दोनों का सेम है, बट जब इंटरनली पता चलेगा तब पता चलेगा। यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से काम नहीं बनेगा, हमें बाकी चीज़ें भी चाहिए होंगी। सोनली एक चीज़ से दूसरी चीज़ को हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हमें डिसीजन लेने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 3 चीज़ें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, तुम्हें तीनों चाहिए, ठीक है। अब कैश फ्लो वर्ड से तुम्हें समझ नहीं आएगा सर कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो नाम से पता चलता है भाई, कैश फ्लो मैंने बिजनेस के अंदर कितना कैश आया कितना कैश गया। अब अगर मैंने उधार पर सामान खरीदा, क्या वो रिकॉर्ड होगा कैश फ्लो में, नहीं होगा, क्यों, कैश गया ही नहीं। जब कैश जाएगा तब उसको रिकॉर्ड करना, तो कैश फ्लो भी इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के अंदर। बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं है, क्योर है। क्या है, क्योर है, मेरे साथ बोलना है, सोना नहीं है, जागना है। क्योर है, क्योर क्या सर, सी फॉर कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंपेयर करने लायक होनी चाहिए। हमें कंपेयर क्यों करना सर, माँ बाप बोलते हैं नहीं करना, कंपेयर करना है, ठीक है। किसके साथ कंपेयर करना है हमें, बिजनेस इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करना है हमने। मान लो मैं अंबुजा सीमेंट, मैं किससे कंपेयर करूंगा, श्री सीमेंट से, या कोई एक्स सीमेंट होगा उससे कंपेरिजन करूंगा, तो ये आ गया बाहर वाला कंपेरिजन।
एक होता है इंटरनल कंपैरिजन, हमें सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, अपने साथ हम कंपेयर कर पाए। तो भाई अपने पास्ट के साथ कंपेयर करो। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, जो एक बिजनेस है ना वो कंपैरिजन करता है पिछले सालों में हमने क्या करा, इस साल में क्या करा, हमने आज इस साल में ये करा तो हमारा कॉम्पिटिटर ने क्या करा, राइट। तो हम इसको दो तरीके से कहते हैं, जो तुम्हारे स्कूल में होता है ना, इंटर स्कूल, इंटर हाउस। इंटर वर्ड यूज़ करते हैं। इंटर का मतलब क्या होता है, हमारे स्कूल के बीच में, स्कूल के मतलब हमारा स्कूल, दूसरे का स्कूल, तीसरे स्कूल, ये हो गया। इंटर हाउस मतलब हमारे स्कूल के अंदर जो हाउसेज हैं उन सब के बीच में। एक चीज़ होती है इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। अगर मैं कहूँ इंटर हाउस, क्या वो विद इन द स्कूल है? बिल्कुल है। तो मैं इसको इंट्रा स्कूल भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? इंट्रा विद ए। ये देखो, इंट्रा एक है इंटर। इंटर फर्म का मतलब जब मैंने बाहर वाली फर्म के साथ करा, ओएस का मतलब आउटसाइड, मैंने आउटसाइड द फर्म किसी के साथ कंपैरिजन करा, वो आ गया आउटसाइड फर्म कंपैरिजन। मैंने विद इन द फर्म कंपैरिजन करा, उसको मैं बोलता हूँ इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अपने पिछले सालों से कंपैरिजन करना, उसको कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, राइट। ये पढ़ लेना। अच्छा, अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्योर, सीख हो गया, कंपेरेबिलिटी, यू हो गया अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब और फ्रेंच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमारी लैंग्वेज जो एक्सेप्टेबल है उसमें होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सारी जगह यूज़ हो जाती है, तो उसमें होनी चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। उसमें टर्म्स नॉर्मल यूज़ होनी चाहिए, हाई फाई टर्म्स नहीं चाहिए हमें जो आम आदमी को समझना है। तो हाई फाई टर्म्स नहीं चाहिए, नॉर्मल टर्म्स चाहिए। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। रेलिवेंस, मन किया तो एक्स वाई जेड लिख दिया, मन किया तो कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं। नॉर्मलाइज जो यूज़ होता है वो यूज़ करो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब वो तुम्हारे लिए कितना रेलिवेंट है। मैं तुम्हें बोलूँ, अगर तुम एक क्रिकेट लवर हो, ठीक है, और तुम्हें मैं फुटबॉल की बातें बताऊँ, क्या तुम्हारे लिए रेलिवेंट है? तुम कहोगे सर साइड करो इसको, हमें क्रिकेट चाहिए, राइट। सिंपल चीज़ है। अब तुम फुटबॉल लवर हो और मैं तुम्हें क्रिकेट के ज्ञान दे रहा हूँ, तुम कहोगे ज्ञान बेला बंद कर, साइड हो, ठीक है ना, ऐसे ही कहोगे। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है वो, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अकाउंटिंग यूजर्स को भी यही चाहिए। यूजर्स कहता है हमें जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है ना, हमें वही प्रोवाइड करना। ये फालतू का ज्ञान अपना कहीं और जाके पेल, हमें नहीं चाहिए ज्ञान ये, ठीक है ना, कि मैं आगे जाके ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बता अभी क्या किया, बस, और कुछ नहीं। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट, यानी मैनेजमेंट पे कितना ट्रस्ट है हमें, हमें ये कितना ट्रस्ट है कि ये विंडो ड्रेसिंग नहीं करेगा, यानी ये वेरीफाइबल है, फ्री फ्रॉम एरर, मतलब सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत नहीं है, एरर नहीं है, गलती नहीं है उसमें। बायसनेस का मतलब क्या होता है? भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है यार, लोन ना ज़्यादा है, इसको कम करो, लोन कम करो तभी अच्छा लगेगा, टैक्स कम लगना चाहिए इसलिए हमारा प्रॉफिट कम दिखाओ। अरे बायसनेस है, मैं चाहता हूँ प्रॉफिट कम हो, लोग थोड़ी चाहते हैं। लोग कहते हैं भाई तू सही इन्फॉर्मेशन दे हमें, ठीक है ना। तो इसलिए रिलायबिलिटी भी एक पार्ट होता है। अब तुम कहोगे सर आपने तो कहा था क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हमारे होते ही नहीं, हमें रिकॉर्ड ही नहीं करना होता। भाई ध्यान से समझना, अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हम रिकॉर्ड नहीं करते, कि कोई ट्रांजैक्शन हुई क्वालिटी वाली तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। अरे मैं बोल रहा हूँ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास बैलेंस शीट आई, प्रॉफिट एंड लॉस आया, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अरे वो तुम्हारी कंपेरेबल होनी चाहिए, किसी के साथ कंपेयर कर पाओ, खुद से कंपेयर कर पाओ, अंडरस्टैंड होनी चाहिए, समझ आ जाए। तीसरा, रेलिवेंट होनी चाहिए उसमें इंफॉर्मेशन, वो उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट हमारा था रेलिवेंट्स के बाद रिलायबिलिटी, तो वो इन्फॉर्मेशन सही भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मेरे को विजय माल्या एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे गया, ठीक है, हमारे देश से तो भाग गया वो, तो मैं क्या उसको रिलायबल मानूंगा? तुम कहोगे सर कैसे मान ले रिलायबल, बंदा भाग गया, ठीक है ना, तो नहीं है रिलायबल वो, तो ऐसा समझ आएगा। अब क्वेश्चन के अंदर नीचे देखा है, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ा दो यार, तुम क्वेश्चन खुद पढ़ लेना, एक मैंने बनाया वो देख लो। कहता है यूजर शुड बी एबल टू मेक मीनिंगफुल डिसीजन। मीनिंगफुल डिसीजन मतलब अपना कोई इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसमें से कुछ देख सके, मतलब कि यार करना है इन्वेस्ट नहीं करना। तो अब कंपेरेबिलिटी तो नहीं होता वो, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी नहीं होता। रिलायबिलिटी की बात कैसे आएगी? जब मैंने इन्फॉर्मेशन से कोई डिसीजन लेना है तो रिलायबिलिटी को मैंने अचार डालना है, मेरे को क्या चाहिए? रेलिवेंस। मेरे को डिसीजन लेने के लिए एक इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मेरे लिए रेलिवेंट होगी, यानी किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, रेलिवेंस की बात कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें कहूँ लास्ट टॉपिक, दिल से खुश हो जाओ, कहो सर लगभग 49 मिनट्स की होगी है, 5-6 मिनट गप मारी हमने, तो अफेक्टिवली 45 मिनट्स हमने पढ़ लिया, 5 मिनट और पढ़ लो और ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। कहता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कहता है 2 सिस्टम है, सिस्टम सेट कर देंगे। 2 सिस्टम है, एक है डबल एंट्री, एक है सिंगल एंट्री। सर सिंगल और डबल में क्या फ़र्क है? मैं बताता हूँ। सिंगल में कहता है, डबल में कहता है कि हमारे ना हर एंट्री के 2 एस्पेक्ट हैं, 2 पहलू हैं। जैसे हेड्स एंड टेल्स होते हैं ना, कॉइन्स के 2 पहलू होते हैं, वैसे ये कहता है कि 2 पहलू हैं। कैसे? अगर मैं किसी को, मान लो किसी से सामान खरीदता हूँ, गुड्स परचेज करता हूँ, तो उसका पहलू क्या? मान लो मैंने कैश दे दिया उसको, गुड्स परचेज कर दिया, पहला पहलू मेरे हाथ से कैश चला गया,
ठीक है। दूसरा पहलू, क्या गुड्स आया नहीं? गुड्स भी तो आया। तो मैं कहूँगा दो पहलू है, क्या गुड्स आ गया और कैश चला गया। तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है भाई दो पहलू गोली मारो, हमें मतलब है कैश से, कैश कितना गया, कैश कितना आया, बस। तो कहता है सिंगल एंट्री में मैं सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, एक जो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, एक जो कैश अकाउंट से रिलेटेड है, बाकी ट्रांजैक्शन को गोली मारो। यानी कि अगर मैं सामान उधार पे खरीद रहा हूँ, ना मेरा कैश जा रहा है ना वो मेरा पर्सनल है, तो मैं कह सकता हूँ कि उसके अंदर मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहा। अरे सर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ हाँ नहीं कर रहे। कल को तुम्हें अकाउंटेंसी किस लिए चाहिए कि भाई उस बंदे के कितने पैसे दे रहे तुम्हें ये पता ही नहीं है, तो सिंगल एंट्री का अचार डालोगे करके? हाँ सर अचार ही डालेंगे, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम को तभी हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसलिए ये इनकम्प्लीट है क्योंकि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होती है, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, तो गलत है ना, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो तुम पढ़ सकते हो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, उसके बाद चलते हैं हम। देखो फटाफट खत्म करना है यार, रिवीजन चल रही है, लाइव बैच बना दिया। डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम में हम बोथ एस्पेक्ट डालते हैं, बोथ एस्पेक्ट यानी कैश का जाना, गुड्स का आना, इसी को हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कौन सी एंट्री डेबिट है कौन सी क्रेडिट है, मैं तुम्हें बस कह रहा हूँ एक एस्पेक्ट डेबिट था, एक एस्पेक्ट क्रेडिट था। तो हम कहेंगे दो एस्पेक्ट होता है, कौन से? एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। यानी मैंने गुड्स अगर परचेज करे, कैश दिया, तो दो एस्पेक्ट है, एक मेरे को गुड्स मिला, एक मैंने कैश पे किया। कहता है ये जो डबल एंट्री सिस्टम है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हर देश में ऐसा चलता है, मेजॉरिटी जितनी भी कंट्रीज है सब में यही चलता है, ओके। और इसको हम ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। आगे जाके चौथे चैप्टर की 5वें चैप्टर में आएगा ड्यूअल एस्पेक्ट और कैश बेसिस, हम वहाँ पे भी इसको करेंगे। सेम चीज़ है, कुछ नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। एडवांटेजेस सर साइंटिफिक है, हर जगह यूज होता है, साइंटिफिक मेथड ना, अकाउंटेंसी साइंटिफिक है, बिल्कुल है। कहता है सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, हाँ दो एस्पेक्ट है, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। P&L कैलकुलेट करना हो तो इसी का काम आएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो आधे अधूरे रिकॉर्ड से उससे प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाओगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए भी ये चाहिए, आधे अधूरे रिकॉर्ड से क्या बैलेंस शीट बनाओगे? कहता है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली जब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप डिसीजन मेकिंग भी कर पाओगे, तो ये भी एक उसका एडवांटेज है। मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन देन SCS का मतलब क्या सर? सिंगल एंट्री सिस्टम। कहता है मोर रिलायबल है, ऑब्वियसली जब इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी तो मोर रिलायबल है। तो बच्चा पार्टी, आई होप तुमने समझ अच्छे से आया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा अटेंडेंस लगाने के लिए। लाइक नहीं मांग रहा हूँ, अटेंडेंस लगवा रहा हूँ तुमसे, ठीक है? तो अटेंडेंस लगाने के लिए लाइक कर देना। होप सो आपने एंजॉय करा है। अगर किसी को कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया तो वापस जाओ और देख लो, 2x में नहीं 1x में, ठीक है? ओके, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि कर भला तो हो भला।